हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शरण गोस्वामी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेन सामाजिक विज्ञान। जो आपका भूगोल है ना, भूगोल सामाजिक विज्ञान में एक भाग भूगोल है, जिसमें आज हम लोग जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा और विथ आंसर बताऊंगा। मतलब क्वेश्चन भी रहेंगे, आंसर भी रहेंगे, और जितना लेसन है भूगोल में, किसमें, भूगोल में, ठीक है, जितने लेसन हैं उतना सब डिस्कस करने वाले हैं। करना क्या है, वीडियो को एक लाइक करना है दिल से, ठीक है। अगर पसंद आए वीडियो को एक शेयर कर देना है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बस इतना आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और हमें आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, बस, और कुछ नहीं। देखो, पहला प्रश्न है जैव और अजैव। जैव और अजैव संसाधन क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए। देखो, यहाँ दो शब्द हैं, जैव और अजैव संसाधन क्या है। ये दो प्रकार के संसाधन होते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा अगर भूगोल नहीं पढ़े होंगे। जैव और अजैव ये दो संसाधन होते हैं, इनको आपको बताना है क्या होते हैं और इनका उदाहरण भी बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, बहुत तेजी से समझ में आएगा। उत्तर देखो, उत्तर देख लो बस। देखो, उत्तर है कि जो जैव संसाधन होते हैं ना, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। मतलब यहाँ ये हेडिंग है जैव संसाधन, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। मतलब उनकी प्राप्ति जीव मंडल यानी कि जीवों के द्वारा होती है, और जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें मनुष्य रहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, प्राणी, कोई भी रहता है, जिसमें जीवन यापन होता है, मतलब जीवन उसमें व्यक्ति व्यतीत करता है, उसमें रहता है, तो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैव मतलब जीव, ठीक है, इसे कहते हैं जैव संसाधन। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इजी लगाना, फिर से देख लो, अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखो, मैं आपको समझाता हूं। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। ये वे संसाधन होते हैं स्टूडेंट जिनकी प्राप्ति हम लोग जीव मंडल के द्वारा करते हैं, और जिनमें जीवन यापन होता है, और जैव संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत आदि, ठीक है। जीवन व्याप्त होता है या जीवन यापन होता है। तो पहले आप जैव संसाधन समझ गए, अब अजैव संसाधन समझिए। यहाँ एक शब्द आता है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टाने और धातुएं। क्या है, कुछ नहीं है, इसमें यही तो कहना है, जो निर्जीव वस्तुओं से बनती हैं। देखो, जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अब आप सोचोगे निर्जीव वस्तु क्या होता है। निर्जीव वस्तु होते तो जो श्वास नहीं लेते, उत्सर्जन नहीं करते, उसमें खाना नहीं खाते, कुछ नहीं करते हैं, वो जिस स्थान पे है उसी स्थान पर ऐसे मतलब स्थिर रहेंगे। जैसे अगर चट्टान है तो चट्टान जहां है वहां रहेगा। ये नहीं कि सजीव की तरह इधर चलेगा, उधर चलेगा, इधर भागेगा, उधर, ये नहीं होता। चट्टान निर्जीव है, इसलिए वहां जहां उपस्थित है वहीं रहेगा। और धातुएं आप जहां फेंक दोगे, जहां रख दोगे, वहां रखी रहेंगी। चलने का प्रोसेस नहीं होता, उत्सर्जन नहीं होता, क्योंकि ये निर्जीव होती हैं। तो साफ कहना है कि जो अजैव संसाधन होते हैं वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए चट्टान और धातुएं। अब बताओ कि अगर इसमें कोई भी आपको हार्ड लगा हो तो बताओ। जैव और अजैव संसाधन समझ में आ गया। अब समझ में आ गया हो तो ये प्रश्न लिख लो, और अपने मन से, दिल से, अपने मन से आप लोग लिखो। हमारा वीडियो जो है ना, इसे थोड़ा रोक लो बीच में, और यहाँ प्रश्न लिख लो, और इसका आंसर आप लोग समझ गए हो तो अपने मन से लिखो। 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा तो तुरंत लिख दोगे। ये होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। ये प्रश्न नंबर फर्स्ट हो गया। अब प्रश्न नंबर सेकंड समझो स्टूडेंट, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड समझो, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नीचे कर लेता हूं। देखो, ये क्या है, प्रश्न है, बहुत ही टाइम लगा है इसे एडिट करने में, बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। तो प्लीज लाइक करो, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है टैक्सोल क्या है। टैक्सोल क्या है ये स्टूडेंट, टैक्सोल जो है ये क्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मतलब जनरल नॉलेज के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये आपके बुक में ही इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करना है। मैं बताता हूँ यार, 1 मिनट में समझ जाओगे। जो टैक्सोल है इसे इंग्लिश में TAXOL टैक्सोल ही कहते हैं, ठीक है।
हिमालयन यौ नामक औषधि पौधों की छाल और टहनियों तथा जड़ों से स्रावित होने वाली रासायनिक पदार्थ या कैंसर के उपचार में सहायक होता है। ये एक औषधि है, जो टैक्सोल है ये चीज़ है ना, ये एक औषधि है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इतना भी लिख सकते हो, या फिर आपको और अच्छे से लिखना है डिटेल में तो कहो टैक्सोल जो होता है, टैक्सोल ये हिमालयन यौ नामक औषधि पौधों की छाल टहनियों तथा जड़ों से स्रावित होने वाली रासायनिक पदार्थ हैं। ये क्या है? पौधों की छाल तथा टहनियों तथा जड़ों से, टहनी जो होते हैं ना ब्रांच, जो पेड़ों से जो झुरमुटे होते हैं टहनियाँ उससे, और जड़ें जो पेड़ की मूल यानी कि जड़ें होती हैं, ठीक है, उससे स्रावित होने वाली रासायनिक पदार्थ होती हैं। यह कैंसर के उपचार में सहायक होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इतना अच्छे से बता दिया ना टैक्सोल क्या है। अब इसे नोट कर लो, कुछ नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाने का प्रैक्टिस किया है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, वनों की कटाई के 2 परोक्ष प्रभाव लिखो। देखो आजकल क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे जो है ना लगाए कम जा रहे हैं, काटे ज़्यादा जा रहे हैं। अब सोचो एक बात कि हमें ऑक्सीजन जो होता है ना उसकी सांस लेने में आवश्यकता होती है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। अब जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए हानिकारक है उसे एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो वन या पेड़ पौधों ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हमारे लिए उपयोगी भी है। तब अगर आप इसे काट के नष्ट कर दोगे तो ऑक्सीजन कौन छोड़ेगा, और जो हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड उसे कौन एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट वनों की कटाई के 2 परोक्ष कारण लिखो। नंबर 1 सूखा पड़ जाएगा, नंबर 2 बाढ़ आ जाएगा। अगर देखो पेड़ पौधे रहते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा पानी अगर बहेगा तो उसे रोक सकती हैं, और अगर आप इसे काट ही डालोगे पेड़ पौधों को तो ये क्या होगा, बाढ़ आएगा तो पूरा जो गली मोहल्ला है, सिटी है या फिर कुछ भी है वहाँ बाढ़ आ जाएगा। सूखा पड़ता है, वनों की कटाई कराने से सूखा भी पड़ता है, वहाँ पानी की कमी हो जाती है। जो हमारे लिए हानिकारक है वो पेड़ ज़्यादा लगाई जा रही हैं, ठीक है, जैसे लिस्पेट का पेड़, ये जो है बहुत ज़्यादा पानी को अपनी ओर आकर अवशोषण करता है तो उसे ज़्यादा लगाते हैं। देखो पेड़ों को आप लोग लगाओ ज़्यादा, कटाई कम करो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक पेड़ लगाओगे तो आपके जो बच्चे हैं ना उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो वनों की कटाई जरूर रोकनी चाहिए। अगला देखो प्रश्न नंबर 4 है स्टूडेंट, देखो जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है। एक जल के बारे में एक भविष्यवाणी की गई है, और क्या भविष्यवाणी की गई है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो भविष्यवाणी क्या है, जल के बारे में क्या भविष्यवाणी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज स्टूडेंट इसे पढ़ जरूर लेना, याद जरूर कर लेना। मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 2025 में विश्व के अनेक देशों में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। मतलब 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ पीपुल जो है ना वो जल की कमी को झेलेंगे, जल की कमी हो जाएगी। भविष्यवाणी है ये, भविष्यवाणी है। क्या है भविष्यवाणी कि 2025 में विश्व के अनेक देशों में 20 करोड़ लोग जल की कमी को झेलेंगे। भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की कमी महसूस करेगा। 2025 तक जो अपना देश है भारत, उसका एक बड़ा हिस्सा जल की कमी महसूस करेगा कि यहाँ जल की कमी है, यहाँ जल नहीं आ रहा है। अब क्यों जल नहीं आ रहा, क्योंकि जब जल है तो उसको आप नष्ट कर रहे हो, उसे आप मतलब खराब पानी के रूप में बहा रहे हो। तो अगर इधर बहाओगे तो उधर कमी होगा ही, ठीक है। तो जल को भी बचाने का प्रयास करो, कम से कम जल का उपयोग करो, ठीक है। मतलब ज़्यादा जल का ये नहीं कि चला दो आराम से पूरा भर गया, ये नहीं, आप अच्छे से जल का कम उपयोग करो। मतलब ऐसा है ना कि जल आप लोग मतलब व्यर्थ ना करो, ठीक है, जितना उपयोगी हो उतना आप लोग लो बस, ठीक है। तो यही थी भविष्यवाणी। जल के बारे में क्या भविष्यवाणी थी, यही भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा, देश का एक बड़ा हिस्सा या देश जो है ना उसका एक बड़ा क्षेत्र जल की कमी महसूस करेगा। नोट कर लो, अगर नहीं जानते थे आज तक नोट कर लो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर
क्या करो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल के बारे में क्या भविष्यवाणी है। तो अगर आप उसको अपने फ्रेंड से पूछोगे तो वो भी एक बार पढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। बस आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग सपोर्ट कीजिए, केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखो, सरदार सरोवर बांध कहाँ है और किस नदी पर बना है। यहाँ एक बांध है जो कि सरदार सरोवर बांध, नाम क्या है, सरदार सरोवर बांध। याद रखना, ये मानचित्र में भी पूछा जा सकता है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है और किस नदी पर स्थित है। समझो, मैं बताता हूं, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। यहां आपको समझ में आया, जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी पर बना है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, क्या कि नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित है। मानचित्र में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं है, गुजरात में स्थित है। कहाँ, गुजरात में स्थित है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया ना कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है और किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। चलो, आई होप कि 5 क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7 है, ठीक है, सॉरी 7 है, याद रखना, ठीक है। जो रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखो। जो रोपण कृषि होती है उनकी 2 विशेषताएं लिखना है। रोपण कृषि, यहाँ नाम क्या है, रोपण कृषि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में, क्योंकि 2 विशेषता पूछा है तो एक विशेषता का एक नंबर देगा। चलो मैं बताता हूं, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, जो रोपण कृषि होती है व्यापक क्षेत्र में की जाती है। जो रोपण कृषि होती है वो व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जहां क्षेत्र की कमी ना हो, व्यापक क्षेत्र हो, वहां की जाती है। इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और जो रोपण कृषि होती है ना, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिक जैसे जो काम करने वाले होते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि 2 श्रमिकों काम चल जाएगा, 3 श्रमिकों काम चल जाएगा, लेकिन इस कृषि में पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और श्रमिकों को भी, श्रमिक जो होते हैं काम करने उनकी भी अधिक आवश्यकता होती है। बस इतना सा है कि रोपण कृषि व्यापक क्षेत्रों में की जाती है और दूसरा है इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बस आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 6 के बाद 7 है, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन सा नंबर है, 7 नंबर। देखो, जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखो। तो जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित है कौन कौन सी, ये मैं आपको बताऊंगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, तो समझ लो। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला, जो निर्वाह कृषि होती है भूमि के छोटे टुकड़े में पौराणिक ढंग से की जा सकती है। अभी मैंने एक बात बताया था ना कि रोपण कृषि अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन जो निर्वाह कृषि होती है वो छोटे क्षेत्रों में किया जा सकता है, छोटे टुकड़ों में पौराणिक ढंग से किया जा सकता है। दूसरा समझो, इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा को प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। नोट कर लो कि इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा को प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता, ठीक है, पर निर्भर करती है, ठीक है, सही है। तो यहाँ 2 आपको विशेषता लिख देना है। बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग समझे होंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग समझ नहीं रहे होंगे तो बहुत हार्ड लग रहा होगा। समझो ध्यान से, ठीक है, फिर तो आप लिख ही दोगे। ये सामाजिक विज्ञान है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। देखो 7 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो पसंद आया रहा तो लाइक कर दो, ठीक है। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। गहन कृषि की 2 विशेषताएं, जो गहन कृषि होती हैं उनकी 2 विशेषताएं लिखनी हैं। गहन कृषि की 2 विशेषताएं लिखनी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसलिए प्लीज इसे नोट कर लेना अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स में, किंतु आप लोग बाद में पछताओगे, कहोगे सर ने कहा था कि इंपॉर्टेंट है लेकिन हमने नोट नहीं किया, याद नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे। तो प्लीज स्टूडेंट नोट कर लेना, भूगोल का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आप लोग बताता हूँ इसका उत्तर। गहन कृषि के 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का उपयोग करना पड़ेगा या किया जाता है।
गहन कृषि, गहन कृषि का अर्थ है कि घनिष्ठ कृषि, यानी कि घनिष्ठ सब कुछ लगे हों, अच्छे से फसल हो, तो इसे कहते हैं कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई की प्रयोग किया जाता है। अगर आपको अधिक मात्रा में अच्छे से उत्पादन करना है अनाज का, तो आपको अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाएगा या किया जाता है। इसे कहते हैं गहन कृषि की नंबर 1 विशेषता। दूसरा समझ लो, भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि कई फसलें उगाई जा सकती हैं। भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई प्रकार की फसलें कई फसलें उगाई जा सकती हैं। कहीं यहाँ कोई दूसरी फसल की बुआई की जाती है, कहीं यहाँ अलग। तो वही कहा है ना कि भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 तक हो चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 तक अभी तक आप लोगों ने नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो स्टूडेंट। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न नंबर 8 तक अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करने वाले हैं। तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बार बार आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न नंबर 8 तक हो गया। 9 पर आते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है कि कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है। कोडरमा किस राज्य या किस स्टेट में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है। इसका मैं उत्तर पहले नहीं बताऊंगा। अगर जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो पहले कमेंट कर दो। ठीक है, कि यह किस राज्य में स्थित है और किस खनिज के लिए जाना जाता है। और जो ना जानते हो उसे तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इसको देखने से पहले आप लोग कमेंट कर दो जो स्टूडेंट जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि अगर आप जो स्टूडेंट जानता होगा वो बहुत ही अच्छे से तैयारी किया है सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का, और जो नहीं जानता होगा हाँ वो भी तैयारी किया होगा। हो सकता है उनकी नज़र में ये क्वेश्चन ना आया हो, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानते हो तो कमेंट कर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, चलो, बहुत सारे स्टूडेंट जानते थे, कमेंट किए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो कोडरमा है ना, वो झारखंड राज्य में स्थित है। ये झारखंड राज्य में स्थित है या अरवृक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? अरवृक्ष से संबंधित है। तो अब आपको क्या कहना है कि ये कोडरमा जो है ना वो झारखंड राज्य में स्थित है और यह अरवृक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? अरवृक्ष से। समझ में आ गया ना? अब भैया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ प्रश्न नंबर 10 है, भारत के प्रमुख संयंत्रों के नाम बताइए। भाई देखो बहुत ईजी है, थोड़ा आपको नाम याद रखना पड़ेगा। भारत के प्रमुख संयंत्रों के नाम बताइए। उत्तर है भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र में, ठीक है, ककारापारा, ठीक है, गुजरात में, तारापुर जैविक पदार्थ महाराष्ट्र, रावट भाटा जो है ना वो राजस्थान, नसौड़ा, ठीक है, नसौड़ा वो उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, समस्था मिट्ट यानी कि कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम या तमिलनाडु प्रमुख हैं। तो ये इतना आपको बताना है स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा हार्ड आप लोगों को लग रहे होंगे, लेकिन उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको मैंने क्यों लिया? क्योंकि भाई इतने बड़े क्वेश्चन है, इसमें से ऐसा है ना कि कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया कि आप लोग समझ सको। लेकिन आपको याद करना है, याद करना है तो याद करना ही है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 11 नंबर, भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। जो भारत में आयात मतलब आयात होने वाली वस्तुओं का नाम लिखिए। ठीक है, तो क्या क्या भारत में आयात होने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादक, मोती व बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन या कोयला या मशीनरी, उर्वरक या वनस्पति तेल, छपाई आदि प्रमुख हैं। आयात जो है ना, जो प्रमुख आयात है भारत के वो कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद तथा मोती व बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, मशीनरी, उर्वरक, वनस्पति तेल, छपाई मशीनें आदि प्रमुख हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो, मैं इसे हटा देता हूँ ये। ठीक है, अब नोट कर लो। प्रश्न नंबर 11, ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, नोट कर लो।
ये देखो प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। भारत द्वारा निर्यात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखो। जो निर्यात होने, अभी मैंने आयात बताया, अभी से निर्यात होने वाली वस्तुओं का नाम लिखना है। भारत द्वारा निर्यात होने वाली वस्तुओं के नाम: जूट के सामान, चाय, मैग्नीज, लोहा, तंबाकू, रत्न व जवाहरात, रसायन या संबंधित उत्पाद, सॉफ्टवेयर आदि प्रमुख है। ठीक है, ये सब निर्यात होने वाली हैं कि ये सब निर्यात होती हैं भारत से। ठीक है, समझ में आया? तो ये थे स्टूडेंट टॉप 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आपको पूरा करना है। अगर आप लोग पूरा करोगे तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको जल्दी से 200 के यानी कि 2 लाख करा दो, क्योंकि अभी 1,57,000 स्टूडेंट हैं। तो इससे आप लोग जल्दी से 2 लाख करा दो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो दिल से। चैनल पर नए आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दो। शेयर करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।